हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइज आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। गाइज आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का चैप्टर। वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एरिया जो है वो हम लोग कॉस्ट शीट के साथ भी पढ़ेंगे, बट यहां पर भी एक बार ग्लिम्स देख लेंगे क्योंकि कॉस्ट शीट के साथ जो है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत हद तक है। क्योंकि कॉस्ट शीट में आपको जो है कॉस्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांटना पड़ता है, प्राइम कॉस्ट निकालनी पड़ती है, तो डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना बड़े क्वेश्चंस में, कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस में बहुत जरूरी है। खैर मेजर फोकस जो है हमारा यहाँ इस चैप्टर में एम्प्लॉय कॉस्ट पे है। पुराने जमाने में उसे लेबर कॉस्ट कहते थे। आपके तीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं। अगर आपको कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है तो तीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होती हैं। पहला नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल। विदाउट दी फिजिकल इनपुट कोई भी जो है फिनिश गुड्स कैसे बनाएंगे, तो वी नीड सम फिजिकल इनपुट, वो मटेरियल है। फिर सेकंड इज एम्प्लॉय कॉस्ट, जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गाइस एम्प्लॉय कॉस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एम्प्लॉय कॉस्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। जो भी हम लोग को इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है या इवन प्रोडक्ट को बेचना है, व्हाटएवर, हमारी जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं या सेल के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो भी ह्यूमन रिसोर्स की हमारी कॉस्ट है उसको हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट कहते हैं। मेजर फोकस वैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है, फैक्ट्री के जो है एम्प्लॉइज पे ज्यादा यहां पर इस चैप्टर में ज्यादा फोकस है। और बट स्टिल एम्प्लॉय कॉस्ट तो एम्प्लॉय कॉस्ट होती है, किसी भी तरह के एम्प्लॉइज हो। आइए जरा डिस्कस करते हैं ये कॉन्सेप्ट्स। ओके गाइज, पॉकेट बुक के पेज नंबर 24 पे आते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप देख सकते हैं उधर वाला एम्प्लॉयर है जो कि पे कर रहा है वर्कर को या एम्प्लॉय को जो कि काम कर रहा है, उसको तनख्वाह दे रहा है, कैश भी दे रहा है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का चैप्टर है। और पेज नंबर 25 पे पेरोल प्रोसीजर को जरा समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज क्या होती है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है जो कि टाइम कीपिंग करता है। क्या चीज करता है? वो टाइम एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड रखता है। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ये रिकॉर्ड रखता है कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर बाय सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ थियरी इन दिस रिगार्ड। हियर वी गो। ओके गाइस, टाइम कीपिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द एम्प्लॉइज अटेंडेंस टाइम। बंदे आ कब रहे हैं, जा कब रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। जमाने से रखा जा रहा है, बहुत टाइम से रखा जा रहा है कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, टाइम इन और टाइम आउट, ताकि हम लोग ये देखें कि कितने आवर्स, चेक द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय ईच वर्कर। हर वर्कर कितने घंटे, क्योंकि जनरली जो है तनख्वाहें वो टाइम टेकन के हिसाब से या टाइम वेजेस ही दी जाती है। यूजुअली ज्यादातर जो है टाइम वेजेस के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे तनख्वाह दी जाती है। तो इससे क्या होगा, अगर आप टाइम इन और टाइम आउट को अगर रिकॉर्ड करोगे तो इट विल इंश्योर पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन इन द कंपनी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अकॉर्डिंगली वापस आते हैं। हियर वी गो, लेट अस सी। ओके गाइस, सो हम लोग देख रहे थे टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो है टाइम इन और टाइम आउट को नोट करता है, टाइम अटेंडेंस को नोट करता है। इसके कई मैकेनिज्म्स होते हैं, वो कैसे मैकेनिज्म्स होते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे आफ्टर वी सी दिस पेरोल प्रोसीजर। फिर पर्सनल या एचआर डिपार्टमेंट ने जो बंदों को हायर किया है तो उनकी एम्प्लॉय डिटेल्स होंगी। कौन किस रेट पे, भाई डिपेंड करता है, हर एक की स्किल अलग है, उनकी डिमांड और सप्लाई का सीन है, तो उस हिसाब से हर एक की जो है तनख्वाह का रेट अलग अलग होगा। तो एम्प्लॉय की डिटेल्स होंगी, उनके बेसिस पे जितने घंटे उन्होंने काम किया उसके हिसाब से उनकी तनख्वाह कैलकुलेट करेगा पेरोल डिपार्टमेंट। वेज एंड सैलरी शीट निकालेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बता देंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आफ्टर डिडक्शंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, कोई भी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे होते हैं इस तरीके से एम्प्लॉइज के भी कंट्रीब्यूशन होते हैं, पीएफ, प्रोविडेंट फंड या कुछ लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई में, या अदरवाइज उन्होंने कोई लोन ले रखा है उसकी कोई इंस्टॉलमेंट कटती है तो डिडक्शन होती है, किसी ने एडवांस सैलरी ले रखी है वो कटती है। तो डिपॉजिट ऑफ डिडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन फिर किया जाएगा स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे प्रोविडेंट फंड अथॉरिटीज, पेंशन फंड अथॉरिटीज, ग्रेचुटी फंड अथॉरिटीज, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अथॉरिटीज एंड सो ऑन। और फिर बैलेंस जो है जितना काट कटा के बैलेंस जो है एम्प्लॉइज को पे किया जाएगा। नाउ सबसे पहले एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। Here we go, let's see, let's discuss टाइम कीपिंग के बाद
टाइम कीपिंग के मेथड्स क्या हैं। पुराने जमाने से टाइम कीपिंग के बहुत सारे मेथड जो है चेंज होते रहे। पहले पुराने जमाने में मैनुअल मेथड्स होते थे, आज की डेट में मैकेनिकल मेथड्स आ गए हैं, दैट इज उससे मशीनों की हेल्प से काम किया जा रहा है। पुराने जमाने में जो मैनुअल मेथड्स थे ये दो हैं अभी जो है, पहला मैं कहूंगा अटेंडेंस सिस्टम, या आप कह सकते हैं कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है। तो अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, एक टाइम कीपर होता था जो कि रिकॉर्ड करता था कौन कब आ रहा है कौन कब जाता है। लेकिन इसमें क्या मैनिपुलेशन हो सकती है, टाइम कीपर का कुछ साठ गांठ हो सकती है, झगड़ा हो सकता है बंदे के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। भीड़ लग गई, लाइन लग गई, देयर आर हैसल। तो उसके बाद लाइन को बचाने के लिए, क्योंकि एक फैक्ट्री में हजार हजार दो हजार बंदे काम करते हैं, लाइन लग जाएंगी, वो कहेंगे तुम लेट आए हो, दैट विल बी अ हैसल, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए जो है एक और जो है मैनुअल मेथड चला, जिसको कि हम लोग आज की डेट में मेटल डिस्क मेथड कहते हैं। मेटल डिस्क रख ली जाती थी, बंदा आके, अब हर एक बंदा जो है वो जो टाइम पे आ रहा है वो अपनी मेटल डिस्क जो है निकालेगा, अपनी सिलेक्ट करेगा मेटल डिस्क, और अपना एम्प्लॉय कोड के साथ में जो है वो टाइम कीपर को पकड़ा देगा। टाइम कीपर उसको जो है एज द केस में भी रखता जाएगा, नो प्रॉब्लम्स। तो इसमें हार्डली एनी टाइम लग रहा है। लेकिन जो भी बंदे, या फिर एज द केस में भी ये मेटल डिस्क निकाल के सीधा एक टोकरी में डालते जाएंगे, जो भी बंदे लेट आते हैं उनको फिर अटेंडेंस रजिस्टर में एंटर किया जाता है। लेकिन फिर मैकेनिकल मेथड्स आ गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर क्लॉक कार्ड सिस्टम आया कि भाई प्रिंट हो जाएगा, हर एक एम्प्लॉय का एक कार्ड होता है जिसमें कि हर एक एम्प्लॉय का टाइम क्लॉक कार्ड बना दिया जाएगा। टाइम क्लॉक रिकॉर्डिंग क्लॉक कार्ड्स में क्या होता है कि हर एक बंदा कब आ रहा है कब जा रहा है को प्रिंट करके निकाल के दिखाते हैं कि ओके जी कितने बजे आए थे तुम, कितने बजे गए। एंड इसी तरीके से फिर नेक्स्ट मेथड आता है जिसे हम लोग कहते हैं पंच कार्ड सिस्टम, पंच अटेंडेंस सिस्टम, या जिसे कहते हैं कि भैया जैसे मेट्रो में लोग जाते हैं तो पंच कर देते हैं ना कि ओके आई हैव कम ओवर हियर। तो हर एक एम्प्लॉय का एक जो है डिजिटल कार्ड होगा जिसको कि वो वेव करेगा इन फ्रंट ऑफ द मशीन, और उससे उसका इन और आउट का जो है टाइम नोट हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक सिस्टम आज की डेट में जो है थंब इम्प्रिंट, आई या रेटिना व्हाटएवर एज द केस में भी, उसके बेसिस पे जो है आपके अलग अलग सिस्टम रखे जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बदलते रहे हैं, जमाने के बदलने के साथ साथ मैकेनिकल मेथड्स आ गए हैं, और जो है मैनुअल मेथड्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं एज द केस में भी। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ तो जनरली जो तनख्वाहें हैं ये टाइम जो है अटेंडेंस रखी जाती है, क्यों? क्योंकि जनरली टाइम वेज सिस्टम पे किया जाता है। टाइम रेट सिस्टम में क्या होता है, एयर द टाइम इज मेड द बेसिस ऑफ वेज पेमेंट। इसमें क्या है, जो भी बंदा कितने घंटे काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको तनख्वाह जो है उसकी कैलकुलेट की जाती है। बंदे ने कितने घंटे काम किया उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह होगी। तो टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर के हिसाब से हमने उसे तनख्वाह देनी है। दूसरा नंबर अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट पीस रेट, तो स्ट्रेट पीस रेट में क्या होता है गाइस, भाई या पीस रेट सिस्टम कह दो, तो उसमें क्या है, आउटपुट या यूनिट्स प्रोड्यूस इज मेड द बेसिस ऑफ वेज पेमेंट। कितने आउटपुट या कितनी यूनिट्स बनाई हैं उसके बेसिस पे उसको तनख्वाह दी जाएगी। तो उस हिसाब से हमने क्या किया, उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय पीस रेट पर यूनिट, इस हिसाब से हम लोग उसकी तनख्वाह कैलकुलेट करके उसे पे करेंगे। फिर बारी आती है गाइस ग्रॉस लेबर कॉस्ट हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रॉस लेबर कॉस्ट या ग्रॉस एम्प्लॉय कॉस्ट हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक पे, बेसिक वेज, बेसिक सैलरी जो मर्जी कह दो, ठीक है जी, वो हम लोग ले लेते हैं। उसमें फिर ऐड कर देते हैं डीएनएस अलाउंस या हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। भाई एम्प्लॉय तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, इस वजह से यू आर बियरिंग द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो डियरनेस डज नॉट मीन यू आर माय डियर, डियरनेस मींस हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को आप बियर कर रहे हो तो डीएनएस अलाउंस इसमें ऐड कर दिया जाता है। फिर इसके बाद इसमें ऐड किए जाते हैं अदर अलाउंसेस, कोई हाउस रेंट अलाउंस है, कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, कोई एम्प्लॉय का खुद का एजुकेशन, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस है, व्हाटएवर मेडिकल अलाउंस है, तो एनी अदर अलाउंसेस, ठीक है, वो ऐड कर देंगे। बोनस, कमीशन, लीव, सैलरी ऐड कर देंगे। अगर बंदे को कहते हैं छुट्टी मार और वो छुट्टी वाले दिन भी आ जाता है, हम उसको पेड लीव कह रहे हैं। हम उसे कह रहे हैं महीने में जो है भाई हमारे लेट्स से एग्जांपल 4 संडे है, 26 डेज, 30 डेज में से 4 संडेज वो तो तुमने घर बैठना ही है। बट हम तुम्हें 26 दिन भी नहीं बुला रहे हैं, हम तुम्हें एक दिन और पेड लीव कह रहे हैं। हम कह रहे हैं घर पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ 25 दिन आओ, 26 दिन मत आओ, 26 डेज मत आओ। लेकिन वो 26th डे भी आ जाता है तो उसके यार हम तो उसको छुट्टी मारने की भी तनख्वाह दे रहे थे। तो इफ ही कम्स ऑन दैट डे ऑल्सो, देन व्हाट वी डू इज वी पे द लीव एनकैशमेंट, या जैसा भी उसको पे कर सकते हैं कि भाई तुम आ गए थे इस दिन, तुम छुट्टी मारते तो भी तनख्वाह देते, तो ये इसका एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं हम लोग। फिर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉयज बेनिवोलेंट या एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, ये सब ऐड कर देंगे। और ऐड कर देंगे कोई परक्विजिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन है, या टेलीफोन रेंट, फ्री टेलीफोन है, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन, ये सारे ऐड करके ये ग्रॉस टाइम
ग्रॉस वेजेस फॉर नॉर्मल टाइम वर्क है, इसमें ओवर टाइम के अगर वेजेस हैं तो वो अलग से ऐड करके, तो ग्रॉस लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवर टाइम वेजेस आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, इससे आप नेट वेजेस भी या कितना कैश कितना पे करना है हमने वर्कर को, क्योंकि स्टैट्यूटरी डिडक्शंस हम लोग जो है डिडक्शंस काट के स्टैट्यूटरी बॉडीज को दे देते हैं, तो इनको कितना कैश देना है, एम्प्लॉइज को कितना पे करना है, वो आप कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो ग्रॉस एम्प्लॉय कॉस्ट आपने ऊपर ये निकाली है, ग्रॉस लेबर कॉस्ट जो आपने निकाली है इंक्लूडिंग ओवर टाइम प्रीमियम, इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अगर है वो माइनस करो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई है वो माइनस करो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बेनेवोलेंट फंड या वेलफेयर फंड में यूजुअली तो जनरली जो है सिर्फ एम्प्लॉयर डालता है, बट अगर कहीं एम्प्लॉइज से भी कुछ ऐसा सीन है कि भाई तुम्हें हम घुमाने लेके जाएंगे, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तुम भी कर दो, तुम्हारे वेलफेयर के लिए ही है, whatever as the case में, देन वो जो है as the case में भी उसको भी डिडक्शन करेंगे। देन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, कोई लोन ले रखा है एम्प्लॉय ने वो काटेंगे, डिडक्शंस कोई एडवांसेस उसने एडवांस सैलरी ली हुई है, कोई ड्यूज है as the case में भी उसको, टेक एन एग्जांपल रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं, हमने उसे कंसेशनल अकोमोडेशन दी हुई है, टेक एन एग्जांपल भाई 10,000 रुपए का रेंट होता था लेकिन हम उससे क्या है 4,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 2,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो वो ड्यूज जो है कोई वो माइनस कर देंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ग्रेच्युटी फंड में एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी दिखाने के लिए में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटीज एक्ट के हिसाब से 1972 के हिसाब से उसको ग्रेच्युटी पे करने के लिए कुछ प्रोविजनिंग करता है, तो वो भी माइनस करेंगे। फिर इसी तरीके से नॉन कैश कोई पर्क्स है तो वो कैश नहीं देना, टेक एन एग्जांपल हमने उसे फ्री टेलीफोन दिया, भैया टेलीफोन का कनेक्शन के पैसे हम दे रहे हैं, एज द केस में बच्चों के, तुम्हारे बच्चों को हमारे स्कूल में फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो दैट वे वो जो है वो हमारी नॉन कैश पर्क्स होते हैं। फिर इस तरीके से कोई प्रोफेशनल टैक्स है वो भी काट देंगे, साथ में कोई टीडीएस या इनकम टैक्स कोई एम्प्लॉय का बनता है वो भी काट देंगे, तो ये नेट कैश पेबल टू वर्कर आ जाएगा एज द केस में। अब बढ़ते हैं आगे गाइस, इसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम से पहले ये समझते हैं आइडल टाइम होता क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज आइडल टाइम एंड आइडल टाइम को कैसे ट्रीट करते हैं। लेट अस सी गाइस, हियर वी गो। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम लोग आइडल टाइम होता क्या है को जरा जल्दी से अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज आइडल टाइम, हाउ डू वी डिफाइन आइडल टाइम। तो आइडल टाइम से पहले हम लोग को समझना है टाइम बुकिंग। देखो टाइम कीपिंग इज कौन बंदा कब आ रहा है, कौन बंदा कब जा रहा है, और उसके बाद जो है टाइम बुकिंग की भैया अब वो तुम आज दिन में इतने घंटे यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में थे, फैक्ट्री में थे, क्या काम किया तुमने, क्या किया क्या किया क्या किया, तो व्हाटएवर जो भी वर्कर ने इफेक्टिवली क्या काम किया उसका एलोकेशन ऑफ कॉस्ट के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके एम्प्लॉय की इंडिविजुअल या तो जॉब कार्ड बना सकते हैं या टाइम कार्ड बना सकते हैं। हर एक एम्प्लॉय का तूने आज किस किस जॉब पे काम किया या हर एक जॉब में किस किस एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया, उसको जो है इससे हम डिटरमाइन कर पाएंगे हाउ इंडिविजुअल वर्कर यूटिलाइज हिज टाइम इन द फैक्ट्री, ताकि कोई अगर एबनॉर्मल आइडल टाइम उसको आइडेंटिफाई कर दें, ताकि हम लोग समझें कि किस जॉब पे उसने कितने घंटे किया, ताकि उसकी कॉस्ट जो हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट उसको जो है चार्ज कर सके। तो इसमें क्या है, हो सकता है कि कोई आइडल टाइम हो, नॉर्मल आइडल टाइम भी हो सकता है, नॉर्मल आइडल टाइम भी होता है, वो अभी डिस्कस करते हैं। तो एक सेपरेट रिकॉर्ड रखना जरूरी है कि बंदे ने आज क्या क्या काम किया, या तो वंस अगेन एम्प्लॉय वाइज हर एम्प्लॉय तूने किस किस जॉब पे काम किया, भाई तू आज 9 घंटे यहां पे था, तूने किस किस जॉब पे कितने कितने घंटे काम किया, और दूसरा नंबर या फिर जॉब वाइज भैया इस जॉब पे किस किस एम्प्लॉय ने कितने कितने घंटे काम किया। दैट वे जो है इसका टाइम बुकिंग का सिस्टम बनाया जा सकता है। फिर अब बारी आती है टाइम रेट सिस्टम। अभी हम लोगों ने देखा ही था कि टाइम इज मेड द बेसिस ऑफ वेज पेमेंट। इसमें क्या है, हम लोग तनख्वाह जो है वो किस हिसाब से देते हैं, टाइम टेकन के हिसाब से, इसीलिए टाइम कीपिंग जो है इसी लियू में ही करते हैं। तो हम लोग जो है तनख्वाह देते हैं, तो लेबर इज पेड फॉर द वर्कर के आवर्स वर्कड। भाई तुम जितने घंटे यहाँ पे रहे हो फैक्ट्री में उस हिसाब से, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तुम्हें तनख्वाह कैसे देनी है, टाइम टेकन या आवर्स वर्कड इनटू वेज रेट पर आवर। एंड देन पीस रेट सिस्टम में क्या होता है गाइस, हम लोगों ने फिक्स रेट पर यूनिट देना है विदाउट रिगार्ड टू एनी टाइम टेकन। तूने कितने घंटे में काम किया उससे कोई लेना देना नहीं, तेरे को पर यूनिट या पर पीस इतना पे करना है हमने। दैट वे हम लोग जो इसको ले लेंगे पीस रेट सिस्टम में। आउटपुट या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, ये इस तरीके से निकल आएगा। फिर बारी आती है आइडल टाइम और आइडल टाइम वेजेस। आइडल टाइम किसे कहते हैं, आइडल टाइम इज द टाइम व्हेन द वर्कर इज आइडल। वर्कर जो है खाली बैठा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, हम लोग जो है स्टिल लेबर टाइम पे कर रहे हैं उसकी, इवन दो इट इज नॉट यूटिलाइज्ड ऑन प्रोडक्शन। तो हम लोग क्या करें, वर्कर जो है
वो उसको हम फिर भी तनख्वाह पे कर रहे हैं, वेजेस आर पेड, नो आउटपुट इज गिवन ड्यूरिंग दिस टाइम, बंदा इस टाइम पे काम नहीं कर रहा, कोई आउटपुट नहीं बना रहा, दिस इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द वर्कर्स रिमेन आइडल। तो आइडल टाइम जो है नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल आइडल टाइम को हम लोग कैसे डील करते हैं और एबनॉर्मल आइडल टाइम को कैसे डील करते हैं, जल्दी से इस चीज को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज गाइस, नॉर्मल आइडल टाइम को किस तरीके से डील किया जाता है, नॉर्मल आइडल टाइम को कैसे ट्रीट किया जाता है, डिपेंड करता है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, नॉर्मल आइडल टाइम पहले चीज होता क्यों है, व्हाई नॉर्मल आइडल टाइम अकर्स, नॉर्मल आइडल टाइम होता क्यों है, बड़ी सिंपल सी बात है, समझो मेरी बात। नॉर्मल आइडल टाइम होता इस वजह से है कि भैया वर्कर जो है फैक्ट्री गेट पे पहुंच गया, रीजन समझते हैं, फैक्ट्री गेट पे पहुंच गया, उसने जो है अपनी अटेंडेंस लगा दी, लेट्स से थंब इंप्रेशन है या अटेंडेंस रजिस्टर में हो गया। अब जहां पे वो है फैक्ट्री गेट से लेकर वो अपनी प्लेस ऑफ वर्क तक ट्रेवल करके जाएगा, भैया वो तो उसकी तो एंट्री होगी ना, मैं आ गया हूं, लेकिन वहां से लेकर वो अपनी प्लेस ऑफ वर्क तक जाता है, वो जो गैप है दैट इज नॉर्मल आइडल टाइम। ये रोज ये टाइम बर्बाद होता है, नॉर्मल है। फिर इसी तरीके से आपको उसके अलावा एक जॉब खत्म हो जाती है, दूसरी जॉब शुरू करते हैं, उसमें गैप होता है। यार टेक एन एग्जांपल, बीच में अंगड़ाइयां ले रहा है बंदा, जो है थोड़ा रेस्ट कर रहा है हल्का फुल्का, ठीक है जी, द टाइम टेकन फॉर ट्रेवल फ्रॉम मेन गेट ऑफ द फैक्ट्री टू द प्लेस ऑफ देयर वर्क, भैया एंट्री तो होगी तुम्हारी लेकिन प्लेस ऑफ देयर वर्क तक जा रहे हैं, वो जो गैप है दैट इज नॉर्मल आइडल टाइम। इस तरीके से नॉर्मल आइडल टाइम का और एग्जांपल लेते हैं, भैया वर्कर खाना खा रहा है, उसकी नेचुरल नीड्स है, उसको सुसु जाना है, पॉटी जाना है, खाना खाना है, पानी पीना है, ठीक है जी, एज द केस में भी। तो टाइम लॉस बिटवीन फिनिश ऑफ वन जॉब, एक जॉब खत्म की एकदम से नई शुरू नहीं हो जाती, थोड़ा सा गैप हो जाता है, फिर टाइम ओवरकम फटीग, थकान हो गई एज द केस में भी, देन पर्सनल नीड्स, टेकिंग लंच, टी एटसेट्रा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेटअप टाइम ऑफ मशीन, मशीन को सेटअप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उस टाइम पे प्रोडक्शन नहीं हो रही। भैया जिस टाइम पे आप मिक्सी का जो है, मिक्सी की जो है एज द केस में भी ब्लेड लगा रहे हो, उस टाइम पे आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, मिक्सी में ब्लेड लग रहा है, अभी उसको फिक्स किया जा रहा है, उस टाइम पे आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही। आपकी फोटोकॉपी मशीन में आप कागज डाल रहे हो, आप उसमें इंकर या टोनर डाल रहे हो, उस टाइम पे फोटोकॉपी नहीं चल रही, साथ के साथ जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो सेटअप टाइम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉर्मल आइडल टाइम। इस तरीके से एबनॉर्मल आइडल टाइम भी हो सकता है। एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, एबनॉर्मल रीजन की वजह से एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन ब्रेकडाउन हो गई, या पावर फेलियर हो गया, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है खत्म हो गया, या फिर वेटिंग फॉर टूल्स, वर्कर जो है टूल्स का इंतजार कर रहा है, या वेटिंग फॉर जॉब, यार उसे टाइम ही नहीं है, उसे जॉब ही नहीं असाइन की गई, उसको डिफेक्टिव प्लानिंग है, जो उसके मैनेजर है, सुपरवाइजर है, उसने उसको काम ही नहीं असाइन किया, वो खाली बैठा हुआ है। एनी हाउ, अब बढ़ते हैं आगे। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम को गाइज हम लोग डील कैसे करते हैं, हाउ डू वी डील विद एबनॉर्मल आइडल टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, हियर वी गो। पहले नॉर्मल आइडल टाइम होता क्या, नॉर्मल आइडल टाइम इट इज इनहेरेंट इन एनी जॉब सिचुएशन, होना ही है, ये होना ही है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट लेके चलेंगे यार, इट इज इनहेरेंट, इट इज अनअवॉइडेबल, ये तो होना ही होना है नॉर्मल। ये जैसे आपने कहा लंच ब्रेक, टी ब्रेक, वाटर ब्रेक होगा ही होगा, एक जॉब खत्म होगी दूसरा गैप होगा ही होगा, बंदा जो है थंब इंप्रेशन फैक्ट्री गेट पे कर लिया लेकिन अंदर पहुंचा प्लेस ऑफ वर्क तक, ये तो होना ही होना है। तो इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करके चलते हैं, दस इट इज बिल्ड, नॉर्मल आइडल टाइम को हम लोग जब बिल्ड कर देते हैं इनटू द लेबर कॉस्ट, कैसे, इफेक्टिव आर्ली वेज रेट पे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक बंदा जो है एक बंदे को हम लोग एक दिन के लेट्स से एन एग्जांपल 500 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपीज दे रहे हैं, एंड लेट्स से एन एग्जांपल ये 500 रुपीज हम लोग देते हैं, और वर्कर जो है 9 घंटे के लिए आता है, हम उसे 9 घंटे के लिए 500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो 9 घंटे काम नहीं करता, वो 1 घंटा उसका नॉर्मल आइडल टाइम है, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, वाटर ब्रेक, ठीक है, फैक्ट्री गेट पे से लेकर अपनी प्लेस ऑफ वर्क तक पहुंचा, ये नॉर्मल उसका आइडल टाइम उसका रोज जाता है, ठीक है। एक जॉब खत्म हुई दूसरी जॉब शुरू होती, नॉर्मल। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई हमने जो ये तनख्वाह देनी ना 500 रुपए, ये इफेक्टिव आवर्स या प्रोडक्टिव आवर्स कितने, 8 घंटे के लिए। तो हमने क्या करना है, जो ग्रॉस वेजेस है उसको 8 घंटे से डिवाइड करना है, जो नॉर्मल टाइम वर्क है उसकी तनख्वाह को हम लोगों ने नॉर्मल टाइम वर्क को अपने इफेक्टिव लेबर आवर्स क्या होगा, टोटल लेबर आवर्स में से, ये टोटल लेबर आवर्स में से नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर देंगे, इस हिसाब से हम लोग जो है इफेक्टिव आवर्ली रेट निकाल लेंगे। अब इस हिसाब से हमने टेक एन एग्जांपल, वर्कर ने जॉब ए और बी पे आज काम किया, लेट्स से जॉब ए पे उसने काम किया 5 घंटे, जॉब बी पे उसने काम किया 3 घंटे, तो हम उसकी बुक कर देंगे, कॉस्ट टाइम बुकिंग कर देंगे 500 रुपए। अगर 8 घंटे का है तो मुझे बताओ 5 घंटे का कितना हुआ, 500 डिवाइड बाय 8 इंटू 3 घंटे का कितना हुआ। इस तरीके से जो आप इसकी तनख्वाह निकाल लोगे। फिर बारी आती है गाइस, नेक्स्ट चीज आती है आपकी एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम, अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से बी जॉब पे उसने 2 घंटे काम किया और एबनॉर्मल आइडल टाइम है 1 घंटा,
तो इस केस में क्या किया जाएगा गाइस, 500 डिवाइड बाय 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 5 जॉब ए पे चार्ज होगा, 500 डिवाइड बाय 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 जॉब बी पे चार्ज होगा, और 500 डिवाइड बाय 8 आवर्स इनटू 1 आवर ये आपका कॉस्टिंग पीरियड अकाउंट में चार्ज होगा। तो हमने क्या करना है गाइस, अगर कहीं ऐसा होता है कि ये कॉस्ट, ये जो है एबनॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट को जो है हम लोग कॉस्ट प्रोडक्शन में नहीं ले सकते, हम एबनॉर्मल रीजन, पावर फेलियर हो गया, डिफेक्टिव प्लानिंग थी, या रॉ मटेरियल खत्म हो गया, या एज द केस में भी वर्कर का आपस में झगड़ा हो गया है जी, या लेट्स से रॉ मटेरियल जो है खराब हो गया, मशीन में आग लग गई, पावर बैकअप नहीं था, वट एवर एज द केस में मशीन ब्रेक डाउन हो गई, तो इसको हम लोग जो है इसकी कॉस्ट को हम लोग कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज करते हैं। जो इफेक्टिव आर्ली रेट निकाला आपने, उसको आपने उस इफेक्टिव आर्ली रेट को इनटू एब्नॉर्मल आइडल टाइम आवर्स, ये आपने कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज कर देना है, कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल आइडल टाइम। अब बढ़ते हैं आगे गाइस। नेक्स्ट, ओवर टाइम क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड ओवर टाइम क्या होता है। हियर वी गो, व्हाट इज मेंट बाय ओवर टाइम। सो गाइस लेट अस अंडरस्टैंड ओवर टाइम को कैसे डिफाइन किया जाता है। द टाइम वर्कड ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइम, जितना टाइम वो ओवर एंड अबव नॉर्मल वर्किंग आवर्स, अब वो फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से भी हो सकते हैं या म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन वर्कर्स के हिसाब से हो सकते हैं कि भाई वर्कर्स की ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में जो अग्रीमेंट है उसके बेसिस पे भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग जो है ओवर टाइम मींस टाइम वर्कड ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइम, तो उसको हम लोग गाइस कैसे डील करते हैं। तो अगर हमारा ओवर टाइम फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से चले, 1948 फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से, तो वो क्या कहते हैं, वर्कर्स को तनख्वाह दी जाएगी हायर ऑफ द फॉलोइंग। एक तो हम लोग कहते हैं 48 आवर्स अ वीक। भाई जनरली जो फैक्ट्रीज एक्ट कहता है यार एक हफ्ते में आपको आइडियली 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कराना चाहिए। उनके सिस्टम के हिसाब से वो कहते हैं यार या तो आप 8-8 घंटे की 6 शिफ्ट लगा लो, ठीक है, या फिर आप 9-9 घंटे की 5 शिफ्ट लगाओ 5 दिन की, और सैटरडे या जैसा भी है वीक में एक दिन आप 3 घंटे बुलाओ और भेज दो, हाफ डे के बाद भेज दो। तो टोटल 48 आवर्स काम कराओ। अगर आप 48 आवर्स से काम करा रहे हो, एक वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम करा रहे हो, तो अप टू 48 आवर्स तो आप नॉर्मल वेज रेट दे दो, बियॉन्ड 48 आवर्स डबल ऑफ नॉर्मल वेज रेट। टेक एन एग्जांपल, वर्कर ने इस हफ्ते में जो है 53 आवर्स काम किया, तो 48 आवर्स का तो लेट्स से नॉर्मल वेज रेट पर आ रहा है इज ₹50, तो हमने 48 आवर्स इंटू ₹50 ये देना। अब 53 आवर्स उसने काम किया, 48 से कितना एक्स्ट्रा काम किया, 5 घंटे किया, तो 5 आवर्स हमने 5 आवर्स इंटू ₹100 दे देना है, डबल ऑफ नॉर्मल वेज रेट दे देना है। इस तरीके से आप निकाल दो दिस। और दूसरा क्या है, एक दिन में आपको वर्कर को 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराना चाहिए। 9 घंटे से अगर ज्यादा काम करा रहे हो तो आपको डबल देना पड़ेगा। तो अप टू 9 आवर्स अ डे आपने सिंगल रेट देना है, और बियॉन्ड 9 आवर्स अ डे आपको डबल ऑफ नॉर्मल वेज रेट जो भी है वो देना है। जैसे यहाँ ₹50 देना है पर आवर, यहाँ पर ₹100 पर आवर लेना है। दिस और दिस विच एवर इज हायर, दिस वन और दिस टू विच एवर इज हायर, ये आपने पे करनी है। अब बढ़ते हैं आगे गाइस। नेक्स्ट कम्स ट्रीटमेंट ऑफ ओवरटाइम प्रीमियम इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ओवरटाइम प्रीमियम को किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रीट करना है, बड़ी सिंपल सी बात है। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहली चीज, ओवरटाइम का जितना भी हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, अब जैसे 50 की जगह ₹100 दे रहे हैं या 50 की जगह ₹80 दे रहे हैं, तो ये जो ₹30 एक्स्ट्रा या ₹50 एक्स्ट्रा है, दैट इज कॉल्ड ओवरटाइम प्रीमियम। ये ओवरटाइम प्रीमियम को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे वो डिपेंड करता है ओवरटाइम करा किस लिए रहे हैं। ओवरटाइम अगर हो रहा है, कॉज ऑफ ओवरटाइम जो है अगर है ड्यू टू स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर से स्पेसिफिकली चार्ज करेंगे। ओवरटाइम प्रीमियम तुम्हारी जॉब पे डायरेक्ट वेजेस की तरह चार्ज करेंगे, तुमने कहा था तुम ही बियर करोगे, यू रिक्वेस्टेड, you will bear it। लेकिन अगर जनरल प्रेशर ऑफ वर्क टू इंक्रीज आउटपुट के लिए होता है एज अ रेगुलर फीचर, टेक एन एग्जांपल, यार मेरे पास वर्कर्स हैं 80 लेकिन मेरे पास काम है 100 वर्कर्स का, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उस केस में क्या है, हम लोग ये जितना भी ओवरटाइम प्रीमियम दे रहे हैं इसको हम लोग इफेक्टिव आर्ली वेज रेट में घुसा देंगे। कैसे करेंगे, जो भी हमारी नॉर्मल टाइम वेजेस फॉर नॉर्मल टाइम वर्कड है प्लस ओवरटाइम प्रीमियम जो टोटल टाइम वर्कड है, उसमें आप ओवरटाइम प्रीमियम ऐड करके इफेक्टिव आर्ली जो है वेज रेट निकाल लोगे, और उस हिसाब से आपने सभी में चार्ज करना है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से हमने अपने वर्कर्स को, लेट्स से एन एग्जांपल, एक साल की बात करते हैं, एक साल में लेट्स से एन एग्जांपल हमारे 1,60,000 नॉर्मल आवर्स है, वर्किंग आवर्स, ठीक है, 1,60,000 वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय लेबर आवर्स ऑफ ईच वर्कर। ये नॉर्मल आइल टाइम है, नॉर्मल सॉरी जो है आवर्स है, वर्किंग आवर्स है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसमें हम लोगों ने ₹50 पर आवर देना है, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल 40,000 घंटे हमने उन्हें ओवर टाइम कराया, तो इसका हम लोगों ने इन्हें ₹100 देना है। एक तरीका तो ये है, डिवाइड बाय 2 लाख घंटे,
कि भाई 50 रुपए फॉर नॉर्मल टाइम, 100 रुपए फॉर ओवर टाइम। एक ये तरीका है, या दूसरा तरीका प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, आपको 2 लाख घंटे के, देखो 2 लाख आवर्स के आपको 50 रुपए तो वैसे देने ही थे। अब यहां ओवर टाइम हो क्यों रहा है, यहां ओवर टाइम हो रहा है ड्यू टू जनरल प्रेशर ऑफ वर्क। पूरा साल भर हमें ओवर टाइम कराना पड़ रहा है, तो इसमें हमें 40,000 घंटे में 50 रुपए और देने पड़ रहे हैं, 50 + 50 और देने पड़ रहे हैं। तो टोटल 2 लाख आवर्स का इफेक्टिव आवर्ली वेज रेट। एक ही तरीके से इससे या इससे जैसे मर्जी करो, आपका सेम आंसर आएगा। तो उस हिसाब से आप क्या कह सकते हो, ये नॉर्मल टाइम वेजेस फॉर टोटल टाइम वर्क, जैसे हमने कहा 2 लाख इंटू 50 प्लस ओवर टाइम प्रीमियम, दैट इज टू से फॉर ओवर टाइम वर्क 40,000 आवर्स इंटू 50 डिवाइड बाय टोटल टाइम वर्क, दैट इज टू से टोटल आवर्स वर्क विच इज इक्वल टू 2 लाख आवर्स। ये आपने करना है, और ये आपके नॉर्मल आवर्स प्लस ओवर टाइम आवर्स 2 लाख आवर्स आ गए। तो ये आपका जो इफेक्टिव आवर्ली वेज रेट आ गया। इस हिसाब से आपने लेबर कॉस्ट चार्ज कर देनी है सभी वर्कर्स को, सभी जॉब्स में एज द केस में भी। फिर बारी आती है, अगर हम लोग जो है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन इरेगुलरली होता है तो चार्ज एज फैक्ट्री ओवरहेड्स करेंगे। इफ इट इज टू मीट द रिक्वायरमेंट इरेगुलरली, अगर इरेगुलरली हम लोगों ने ओवर टाइम करा रहे हैं, भाई टेक एन एग्जांपल, साल में 11.5 महीने ओवर टाइम नहीं कराना पड़ता, लेकिन 15 दिन हमारे पास वर्क प्रेशर आता है, तो अगर मैं साल भर एक्स्ट्रा वर्कर्स रखूं, उसकी जगह मैं कभी कभी ओवर टाइम करा लेता हूं। ठीक है जी, तो उस 15 दिन का ओवर टाइम जितना भी है वही हम लोग जो है जॉब्स में एज डायरेक्टली नहीं बट ओवरहेड्स की तरह, वर्क्स ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह चार्ज कर देंगे। सिंपल सी बात है। इस टाइम पे वर्क प्रेशर है, खर्चे ज्यादा है, ठीक है, ओवरहेड्स की तरह उस टाइम की जॉब्स पे चार्ज कर दो। लास्ट, अगर एबनॉर्मल रीजंस की वजह से होता है, फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा, तो कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज करो भैया, ये कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। कभी ऐसा भी हो सकता है आपसे कोई बोले कि यार किसी डिपार्टमेंट की गलती की वजह से हुआ, इफ आई से किसी डिपार्टमेंट की मिस्टेक की वजह से हुआ, तो आप फिर कहोगे यार ये चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट। भैया तुम्हारे को इंसेंटिव देने से पहले, तुम्हारे डिपार्टमेंट के जो इंसेंटिव्स निकालने से पहले, ये भैया ये डिपार्टमेंट की मिस्टेक से है, ओवर टाइम तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमसे चार्ज करने के बाद फिर अभी भी हम लोग जो है कस्टमर से तो चार्ज नहीं कर सकते, अगर कुछ बचेगा तो हमारे कॉस्टिंग बिल अकाउंट में ही चार्ज होगा एज द केस में। देन कम्स एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर्स। देखो भाई सिंपल सी बात है, एक तरीका तो ये होता है टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इनटू 100। ठीक है जी, टाइम अलाउड को आप ऐसे भी कह सकते हो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये वाली चीज जो है, ये हम लोग ये टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। वैसे इस चैप्टर में हम लोग टाइम अलाउड फॉर द जॉब कह देते हैं एज द केस में भी। और टाइम टेकन को हम लोग जो है यहाँ पर टाइम टेकन कहते हैं, वहां पर एक्चुअल आवर्स वर्क कहा जाता है, एक्चुअल आवर्स वर्क। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू 100। ये बजटरी कंट्रोल में भी निकलता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी ये वाली चीजें जो है कैलकुलेट होती हैं एज द केस में भी, दोनों में आप पढ़ोगे। तो एफिशिएंसी रेशियो एक तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क, या टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन, इस तरीके से निकाला जा सकता है इनटू 100, या फिर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय फॉर ड्यूरिंग द एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। आपका आंसर जो है दोनों सिचुएशन में सेम ही आएगा। अच्छा, फिर तनख्वाह जो है आप किस तरीके से पे कर सकते हो, बोनस अगर देना है। देखो भाई अगर वर्कर्स है उनको इंसेंटिवाइज करना है, तो इंसेंटिवाइज करने के लिए एक हालसे साहब थे जो कि इंजीनियर थे, ठीक है जी, उन्होंने जो है अपना सजेशन दिया कि भाई अगर वर्कर को हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है टाइम अलाउड फिक्स करता है कि भाई कितना टाइम, स्टडी मोशन स्टडी को देख के हम लोग ये देखते हैं कितने घंटे में काम हो जाना चाहिए था, वो हम लोग नोट कर लेते हैं और उस हिसाब से भाई तुम्हारा काम इतने घंटे में हो जाना चाहिए था और तुमने कितने घंटे में किया। टेक एन एग्जाम्पल, टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम था 50 घंटे और वर्कर ने काम कर दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, टाइम टेकन या एक्चुअल आवर्स वर्कड इज लेट्स टेक एन एग्जांपल 40 आवर्स, 40 घंटे में काम कर दिया 50 घंटे का, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया, 10 घंटे। तो हालसे साहब ने कहा देखो भाई इस हिसाब से देखो 40 घंटे की तनख्वाह तो आपको देनी है, टाइम टेकन की वेजेस तो देनी है, साथ में बंदे ने अगर टाइम सेव किया है तो टाइम सेव्ड का 50% की तनख्वाह दे दो। कहने का मतलब हमने जो 40 घंटे मल्टीप्लाइड बाय लेट्स टेक एन एग्जांपल, वेज रेट पर आवर 80 रुपीज है, तो 40 घंटे इंटू 80 रुपीज ये देना है, प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड 10 आवर्स इंटू ₹80, इस तरीके से आपने इसको भी कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट,
फिर बारी आती है रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम की तनख्वाह कैसे होगी, ऐसे निकाली जाती है। ये तो देखो दोनों सिचुएशन में सेम है, टाइम टेकन इनटू वेज रेट, टाइम टेकन इनटू वेज रेट या टाइम रेट, ये तो सेम ही है। बस यहां था 50% था, यहाँ 50% की जगह टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड हो जाएगा, बाकी सारा सेम है, टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में, इस एग्जांपल में अगर मैं कहूँ तो 40 घंटे की तनख्वाह तो देखो इंटू ₹80 तो ये देनी है, लेकिन बंदे ने जो है क्या किया, टाइम टेकन 40 आवर्स किया है और टाइम अलाउड था 50 आवर्स। टाइम सेव्ड इस हिसाब से कितना हो गया, 10 आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर इज ₹80। इस हिसाब से आप इसकी तनख्वाह, टोटल तनख्वाह रोवन सिस्टम में निकाल दोगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप इसको और गहराई में समझते हैं, डीपली समझते हैं, तो इसमें क्या है, देखो भाई, आउटपुट जैसे ही आपका स्टैंडर्ड आउटपुट से अगर आप लेट्स से आपका एक्चुअल आउटपुट बढ़ जाता है, इफ योर एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट, तो उस केस में आप टाइम सेव कर रहे हो। टाइम सेव कर रहे हो तो शुरुआत में जैसे ही आपको टाइम सेव करोगे तो शुरुआत में रोवन सिस्टम जो है वो तनख्वाह ज्यादा देगा। रोवन सिस्टम विल पे मोर वेजेस, बट कहां तक, जहां आपका जो है टाइम टेकन, टाइम अलाउड के 50% तक है। उसके बियॉन्ड अगर आप टाइम सेव्ड आपका 50% से ज्यादा हो जाता है, टाइम टेकन 50% से कम हो जाता है, तो रोवन सिस्टम की तनख्वाह जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। वंस अगेन, अगर हम लोग कहते हैं तनख्वाह, अगर टाइम सेव हो रहा है वर्कर का, अगर देखो टाइम सेव हो रहा है वर्कर का, तो टाइम सेव करवाया मतलब वर्कर ने जो टाइम सेव किया, जल्दी कराया, तो उस केस में अगर टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड कह देता हूं मैं, ठीक है, ये अगर लेस देन 50% है तो रोवन प्लान में तनख्वाह ज्यादा मिलेगी वर्कर को यहां। लेकिन अगर टाइम सेव्ड की प्रोपोर्शन टाइम अलाउड के रिलेशन में मोर देन 50%, टाइम सेव ज्यादा है, टाइम टेकन की प्रोपोर्शन कम है, तो उस केस में जो है हाल से प्लान ज्यादा तनख्वाह देगा, मोर वेजेस देगा। इसको प्रैक्टिकली जब आप क्वेश्चंस देखते हो तो और ज्यादा डीपली इस चीज को समझते हो। देन कम्स मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर को कैसे मेजर करते हैं, इससे पहले हम लोग जरा समझ लेते हैं कि लेबर टर्नओवर अपने आप में होता क्या है। सो गाइज, लीविंग एंड कमिंग ऑफ वर्कर्स आते हैं, वर्कर्स जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, इज अ नॉर्मल फिनोमिना, होता ही है। लेबर टर्नओवर होता ही है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ होता ही है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स आते हैं, वर्कर्स जाते हैं, इट गिव्स राइज टू लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या है, चेंज इन लेबर फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन लेबर फोर्स स्पेसिफाइड पीरियड में, कोई भी पीरियड, ये महीना हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, साल हो सकता है, उसमें कितना चेंज इन लेबर फोर्स है, वो हमारा जो है रेट ऑफ चेंज इन लेबर फोर्स को हम लोग जो है लेबर टर्नओवर कह सकते हैं। तो दिस रेट ऑफ चेंज जो है इज कंपेयर्ड विद द इंडेक्स। कुछ मैनेजमेंट जो है अपना कुछ स्टैंडर्ड या यूजुअल लेबर टर्नओवर इंडस्ट्री लोकेलिटी का कुछ ना कुछ या पास्ट पीरियड से कंपेयर कर सकती है, और फिर उसके बाद उसकी रीजनेबलनेस कि हाँ भाई इतना तो होता ही है, वो एस्टिमेट कर सकती है। अगर ज्यादा है तो दे नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कहते हैं, हायर लेबर टर्नओवर रिफ्लेक्ट्स कि वर्कर्स जो हैं वो नए हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, मैटर ऑफ कंसर्न है कि यार हम बंदे सिखा के हमारे यहां से जाते जा रहे हैं, वी आर जस्ट अ ट्रेनिंग स्पॉट फॉर देम, है जी, हम उनको ट्रेन कर करके दे रहे हैं। इससे इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, डिस्टर्ब्स इवन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इन द मार्केट होगा। बेसिकली क्या होगा, लेबर टर्नओवर की वजह से क्या होगा, लेबर टर्नओवर की वजह से इफेक्ट्स क्या होंगे, नंबर एक, इवन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होगा, क्योंकि भाई पुराने वर्कर्स चले गए, नए वर्कर्स आए नहीं, इवन फ्लो जो है गड़बड़ हो सकता है। दूसरा नंबर, एफिशिएंसी ऑफ नए वर्कर्स जो है उनका कम होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी नई वर्कर्स की एक्सपीरियंस वर्कर के मुकाबले शुरुआत में कम होगी, और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग और इंडक्शन होगी। फिर साथ में जो है एज द केस में भी नए वर्कर्स जो है वो इंक्रीज ब्रेकेज कर सकते हैं, टूल्स वेस्टेज, मटेरियल्स खराब कर सकते हैं, टूल खराब कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्स भी कम हो सकती है आपकी ड्यू टू उसकी वजह से आपका कंट्रीब्यूशन मीन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट वो भी लूज हो सकता है, और गुडविल भी आपकी अल्टीमेटली एडवर्सली अफेक्ट हो सकती है। अब बढ़ते हैं आगे, हियर वी गो। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज टू से मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। अब लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट करने को, इसके मेजरमेंट करने को के भाई बड़े मैकेनिज्म है। एक तो है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि कौन से पुराने वर्कर्स जो गए उसकी जगह पे जो नए आए, रिप्लेसमेंट्स ऑन
ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड में, ये पीरियड महीना भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पीरियड में पुरानी जो वैकेंसीज खाली हुई थी, जो पुरानी सेपरेशन हुई थी, जितने बंदे गए थे उनकी जगह पे पुरानी वैकेंसीज पे कितने बंदे हायर किए गए, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल मींस वेज रोल। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकलता है, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइड बाय 2। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देन इस तरीके से सेपरेशन, वंस अगेन रिप्लेसमेंट मींस जो गए उनकी जगह पे कितने आए, वो होता है रिप्लेसमेंट। सेपरेशन मींस कितने गए हमारे यहां से, उसको भी चेक कर सकते हैं। देखो भाई, हम लोग जो अल्टीमेटली लेबर टर्नओवर क्या है, चेंज इन लेबर फोर्स। तो एक तो क्या है, नए कितने चेहरे पुराने वालों की जगह आए, उसे रिप्लेसमेंट मेथड कहते हैं कि एवरेज वर्कर्स के मुकाबले, टेक एन एग्जांपल, एवरेज वर्कर्स 1000 है, उसके मुकाबले हमारे रिप्लेस जो है 50 हुए, तो 5% हमारी रिप्लेसमेंट हुई है। लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने 80 वर्कर्स निकाल दिए थे, या जैसा भी ये छोड़ के चले गए थे, तो चाहे वो सेपरेशन जो है वॉलंटरी हो, चाहे वो कंपलसरी हो, चाहे वो सेपरेशन जो है वो खुद वर्कर गए हो या हमने कंपलसरी, चल बाहर निकल क्यों रखा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है अभी तक यहाँ पे, ढंग से काम नहीं करता, निकल यहां से, तो उस केस में जो है ये भी जो है आपके चार्ज हो जाएंगे, मतलब ये भी जो है एज द केस में भी आपके उसमें सेपरेशन में आएंगे, चाहे खुद गए हैं वॉलंटरी या हमने निकाला है, दोनों के दोनों। अगर खुद गए हैं तो क्या कारण है, वी नीड टू एनालाइज द रीजन। खुद गए क्यों, वाई आर दे पुटिंग डाउन द पेपर्स, तनख्वाह कम है, या उनके पर्सनल रीजन है, या उनको डिस्टेंस ज्यादा पड़ रहा है, हम लोगों को नोटिस करना पड़ेगा ना। और अगर हमने निकाला है तो हमारी हायरिंग गलत थी क्या, हमने राइट मैन फॉर द जॉब नहीं रखा क्या, ये बहुत जरूरी है ये वाली चीज है, क्योंकि सेपरेशंस पहले काम सिखाओ, फिर उसके बाद जो वो छोड़ छोड़ के जाए, नॉट गुड थिंग। इस तरीके से एसेशंस मेथड या टोटल न्यू रिक्रूटमेंट्स, कितने नए बंदे आए हैं, चाहे पुराने वालों की जगह, चाहे रिप्लेसमेंट्स हो, चाहे हमारा एक्सपेंशन के लिए में एक्स्ट्रा वर्कर्स आ रहे हो। एसेशंस मींस टोटल नंबर ऑफ, कितने नए चेहरे आए, चाहे पुराने वालों की जगह या न्यू रिक्रूटमेंट्स एंड न्यू वैकेंसीज, इनको टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, वंस अगेन पुराने वालों की जगह पे जो नए आए हैं, साथ में जो न्यू रिक्रूटमेंट्स एंड न्यू वैकेंसीज, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन द रोल वेज रोल मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे करके आप इसे निकाल देंगे। फिर बारी आती है न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। इसमें क्या, सिर्फ न्यू रिक्रूटमेंट एंड न्यू वैकेंसी, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन कर रहे हैं हम लोग, रिप्लेसमेंट हटा के, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल, रोल मींस ये हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज का नाम जो हमारे वेज रोल में एंटर किया जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे करके निकाला जा सकता है। दूसरा, हम लोग ओवरऑल चेंज भी देख सकते हैं। ओवरऑल चेंज कैसे देख सकते हैं, फ्लक्स मेथड से। फ्लक्स मेथड में हम लोग जितने जा रहे हैं सेपरेशन, और जितने पुराने वालों की जगह पे आ रहे हैं रिप्लेसमेंट, एक मेथड ये लगता है, दिस इज मेथड 1, कि भाई पुराने कितने गए सेपरेशन इस पीरियड में, और पुराने वालों की जगह पे कितने नए आए, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। नहीं तो पुराने कितने गए आउट लो, और टोटल कितने नए आए, दैट इज एसेशंस, सेपरेशंस प्लस एसेशंस, कितने टोटल गए कितने टोटल आए, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100 करके। फ्लक्स के दो मेथड होते हैं। एग्जाम में मेरी सजेशन है, अगर आपको सवाल आए तो दोनों तरीके से निकाल के आना। एमसीक्यू में आए तो देख लेना कौन सा वाला लग रहा है, एज सिंपल एज दैट, दोनों नहीं लगेंगे, एक ही लगेंगे। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इज ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइड बाय 2। ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स परमानेंट वर्कर्स जो भी वेज रोल में जिनका नाम है, कैजुअल वर्कर्स का नहीं होगा, आउट वर्कर्स का नहीं होगा, आउट वर्कर्स जो अपने यहाँ से काम कर रहे हैं, जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है, उनका नहीं होगा। साथ में कैजुअल वर्कर्स जो जिनको दिहाड़ी पे रख रहे हैं, उनका भी नहीं होगा। वेज रोल में हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज का नाम होगा। इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट एनुअल एम्प्लॉइज टर्नओवर रेट। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके टोटल जो है टर्नओवर रेट आया है, लेट्स से जो भी टर्नओवर रेट है, लेट्स से ये आया है क्वार्टर का, 3 महीने का, ठीक है जी। टेक एन एग्जांपल, ये आया है 8%। तो अगर आपको एनुअल निकालना है तो आप ऐसे कह सकते हो 3 महीने का इतना है, 8% है, तो मुझे बताओ पूरे साल 12 महीने का कितना हुआ, ठीक है जी। तो ये 32% हो गया। या फिर टेक एन एग्जांपल, आप कहोगे ओके जी ये जो है 8% जो है वो है 90 डेज का, तो मुझे बताओ 360 या 365 डेज का कितना। इस तरीके से भी आप इसको एनुअल, इक्विवेलेंट एनुअल एम्प्लॉय टर्नओवर रेट भी निकाल सकते हो। अब लेबर टर्नओवर की वजह से नुकसान क्या होते हैं, अभी अभी हमने देखा कि भाई नए वर्कर्स लेके आओगे, रिक्रूट करोगे, नए वर्कर्स एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। मे बी किसी वेबसाइट पे हम लोगों को naukri.com, indeed.com या monster.com, वट एवर एज द केस में, किसी न किसी पे हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ेगी, तो वो रिक्रूटमेंट कॉस्ट हमारे को नुकसान है, हमारा खर्चा है। साथ में फिर भाई वर्कर को सिलेक्ट करेंगे,
उनको सिलेक्ट करेंगे, अभी जितने भी आ रहे हैं उनके इंटरव्यू करेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उनको ट्रेन करेंगे कि भैया ओके अब ये आ गए, इनको ट्रेन करें, काम सिखाएं। फिर पुराने वाले जाते हैं तो वो कहते हैं कि भैया हमें कुछ रिट्रेंचमेंट चाहिए, हम लोग जा रहे हैं तो पे अस समथिंग, तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन या सेटलमेंट कॉम्पनसेशन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ये लेनी पड़ेगी। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉस ऑफ पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्शन। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल वैल्यू या सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना कंट्रीब्यूशन, देखो भाई अब अगर आपका ये लेबर टर्नओवर ना होती तो पुराने वर्कर्स जिस प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहे थे, नए वर्कर्स भी उसी प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते तो क्या बात थी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ना। पुराने वर्कर्स जिस हिसाब से काम कर रहे थे, नए वर्कर्स जो है अभी स्लो स्पीड से काम कर रहे हैं, तो जितनी हमारी प्रोडक्शन कम हुई वो हमें नुकसान हुआ। वो पूरा सेल वैल्यू नहीं, सिर्फ उसका कंट्रीब्यूशन एलिमेंट, दैट इज सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरीके से दूसरा नंबर, पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन हमें और किस हिसाब से नुकसान हो सकता है? हमें ऐसे नुकसान हो सकता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमारा कंट्रीब्यूशन, भाई पुराने वर्कर छोड़ के जा रहे हैं तो एचआर डिपार्टमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को नए वर्कर्स उनकी जगह पर हायर कर लेने चाहिए। ये पुराना वाला गया, उसकी जगह पे नया आया। लेकिन अक्सर क्या होता है, इसमें गैप हो जाता है, पुराना वाला छोड़ के चला जाता है और नया वाला आता है, उसमें थोड़ा सा गैप होता है। तो दिस डिले इन फिलिंग अप द वैकेंसीज बाय द एचआर डिपार्टमेंट, ये भी इस टाइम पे भी प्रोडक्शन अगर होती तो बिकती तो हमें फायदा होता। कंट्रीब्यूशन एलिमेंट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो हो ही रही है, तो वो हमें नुकसान, वो और वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। तो वंस अगेन हमें लेबर टर्नओवर की वजह से भाई नए वर्कर्स रिक्रूट करोगे, सिलेक्ट करोगे, ट्रेन करोगे, पुराने वालों को कुछ सेटलमेंट या रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन दोगे, और साथ में नए वर्कर्स को अगर डिले इन फिलिंग वैकेंसीज है वो भी नुकसान है, साथ में नए वर्कर्स को जो है उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम है तो उसकी वजह से भी नुकसान है। नुकसान कितना है? मेरा कंट्रीब्यूशन एलिमेंट, दैट इज सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे। अब गाइस नेक्स्ट चीज आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वैसे तो हम कॉस्ट शीट में इस चीज को पढ़ते हैं, एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग कैसे दिखाते हैं? इनवॉइस प्राइस लेस रिबेट या डिस्काउंट। अगर कोई रिबेट या डिस्काउंट हमें अगर कुछ मिल रहा है, हमने कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए करने हैं, कुछ भी खर्च करने हैं, तो हम बोलेंगे ठीक ठीक लगाओ, ठीक ठीक लगाओ। तो उसमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो वो माइनस कर देंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के? जैसे कोई स्पेशल डिजाइन या ड्रॉइंग्स या ब्लू प्रिंट्स, किसी जॉब के लिए स्पेशली हमने कोई ब्लू प्रिंट्स बनवाए, कोई स्पेशल डिजाइन बनवाए, या ट्रैवलिंग या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस किसी कॉन्ट्रैक्ट या जॉब के लिए करा, या कोई मोल्ड्स बनवाए, उस मोल्ड में हम लोग जो है अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, एज द केस में भी, ठीक है। हम लोग लेट्स से स्टील की बॉटल बना रहे हैं या लेट्स से शीशे की बॉटल बना रहे हैं, उसमें मोल्ड में हम लोग जो उसको डाल देते हैं, तो वो मोल्ड की कॉस्ट जो पैटर्न्स, पेटेंट्स, इनको जो अमोर्टाइज करते हैं ओवर इस प्रोडक्ट में, ओवर द नंबर ऑफ यूनिट, जितना हम एंटिसिपेट करते हैं कि ये पैटेंट्स या ये जो मोल्ड्स हैं ये हमारे कितने टाइम चलेंगे, एज द केस में। फिर रॉयल्टी चार्ज ऑन प्रोडक्शन या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, कोई रॉयल्टी अगर हम लोगों को पे करनी पड़ती। कंसल्टेंट फीस, रॉयल्टी जो है, आप ध्यान से सुनना, रॉयल्टी अगर आप यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पे करते हो तो कन्वीनियंटली प्रोडक्शन से लिंक हो गया। इवन यूनिट सोल्ड से लिंक करते हो तो ये है डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन कॉस्ट शीट में जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो उसको हम लोग सेलिंग के टाइम पे खर्च करते हैं, तो इसीलिए वहां पे आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर कोई बोलेगा रॉयल्टी, चाहे आप फिक्स रॉयल्टी दे रहे हो कि भैया इतना अमाउंट देना है, या रॉयल्टी पेबल ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो ये ऊपर कॉस्ट शीट जब बनाते हैं तो प्राइम कॉस्ट में जाता है, कॉस्ट शीट में ये वाली चीज देखते हैं। एनी हाउ, तो और अगर सेलिंग से रिलेटेड है तो भी है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही, सेल से रिलेटेड है, बस उसको फिर कॉस्ट शीट में नीचे अलग से ऐड करते हैं। कंसल्टेंट की फीस अगर कोई भी कंसल्टेंसी ली हमने, किसी जॉब, किसी प्रोडक्ट, किसी बैच, किसी भी चीज के लिए, किसी सर्विस के लिए, तो उसको उसके ऊपर चार्ज कर दिया जाएगा। हायर चार्जेस को स्पेसिफिक इक्विपमेंट आप लोगों ने किसी जॉब के लिए लिया, वो उसके सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, जॉब चार्जेस जो है किसी प्रोडक्ट या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसके चार्ज कर लेंगे, वो डायरेक्टली उसी कॉन्ट्रैक्ट या जॉब पे चार्ज होगा। लाइसेंस फीस, हमने कोई सॉफ्टवेयर लिया उसको स्पेसिफिकली किसी जॉब के लिए उस पे चार्ज कर देंगे। कोई यूटिलिटीज हम लोगों ने, या पावर, फ्यूल, स्टीम, इनको जो है हम लोग अगर कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर पा रहे, इफ दीज आइटम्स कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इफ कैन नॉट बी डायरेक्टली इजीली कन्वीनियंटली ट्रेस्ड इकोनॉमिकली फीजिबल मैनर में, कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, तो ये नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो फिर इसको ओवरहेड्स की कैटेगरी में ले जाते हैं। इस तरीके से फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, नो हाउ, ये भी जिस भी प्रोडक्ट, जिस भी चीज के लिए टेक्निकल नो हाउ की हमने कोई एडवाइजरी ली है, कोई फीस दी है, तो वो आप चार्ज कर देंगे उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। एंड अदर एक्सपेंसेस को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, तो वो वहां चार्ज कर देंगे। मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कॉन्ट्रैक्टिंग में, हम किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यार, हमें जो है किसी ने बंदे ने कहा कि यार कॉन्ट्रैक्ट लो और एक काम करो, ये बिल्डिंग बना दो, लेकिन भाई बिल्डिंग के अंदर हम लोग, लिफ्ट में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है तो हमने आउटसोर्स कर दिया। इलेक्ट्रिक के काम में हमारी जो है
वो नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं, हमने आउटसोर्स कर दिया। तो वेयर गुड्स जो है, या टेक एन एग्जांपल, हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें लेट्स टेक एन एग्जांपल, सामने वाले ने कहा यार ये वाली चीज तुम करा के देना, हम कहते हैं हम करा देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। तो गुड्स अगर हम लोग जॉब मैन्युफैक्चरर से, वर्कर से इंडिपेंडेंटली बनवा रहे हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है अग्रीड प्राइस, जो भी हमारा आपस का अग्रीड प्राइस है वो ले लेंगे। अगर हम लोग उनको मटेरियल सप्लाई करते हैं जॉब वर्कर्स को, तो उसके इसमें जो मटेरियल की कॉस्ट है वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में ये वाली चीजें जो है जॉब चार्जेस में ऐड कर देंगे कि भाई हमने मटेरियल भी दिया था, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ही चिल्लड़ अमाउंट है तो उसको ओवरहेड्स की तरह ले लो, कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता तो उसको ओवरहेड्स की तरह ले लो। अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो उसको प्राइम कॉस्ट में ही दिखाना है, उसको सेपरेट कॉस्ट हेड की तरह, भैया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस है। और लमसम डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो उसको नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से आप इसको चार्ज करेंगे एज द केस में। और इसी के साथ इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समाप्त हुए। नमस्कार।